नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। कानूनी पेचीदगियों के चलते कई बार लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारियां नहीं हो पाती और वो इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर होते हैं। और इसी अंतर को दूर करने के लिए हमने इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में कानूनी सलाहकारों से आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश हम करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं तलाक के एवज में दिए जाने वाले मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न आपके जहन में या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो आप हमारे कानूनी सलाहकारों से सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो तलाक के एवज में दिए जाने वाले मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, इससे संबंधित है और साथ ही क्या नए तथ्य मिलने पर विवाह विच्छेद यानी कि तलाक दोबारा दाखिल की गई अर्जी मान्य होगी। अगर किसी भी तरह की कोई आशंका है आपके जहन में इस विषय से संबंधित या फिर कोई भी परेशानी है कानूनी समस्या से जुड़ी तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, हमें फ़ोन कर आप भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तलाक में मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है और साथ ही अगर आपके ध्यान में ये भी सवाल चल रहा है कि क्या नए तथ्य मिलने पर तलाक को लेकर दोबारा दाखिल की गई अर्जी मान्य होगी, तो इस पर भी अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दरअसल एक बड़ा हिस्सा इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है और इस अभाव को दूर करने के मकसद से हम रोजाना आपके बीच में मौजूद रहते हैं हर दिन एक नए विषय के साथ। दरअसल कहा तो जाता है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, लेकिन अक्सर इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जब एक विवाहित जोड़े को तलाक लेने के लिए विवश होना पड़ जाता है। तलाक में मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है और साथ ही क्या नए तथ्य मिलने पर तलाक की दोबारा अर्जी अगर दाखिल की जाती है तो क्या वो अर्जी स्वीकार्य होगी या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सम्मानित अतिथियों से। नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ के शर्मा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही लखनऊ से इसरार अहमद अंसारी साहब हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के। और वाराणसी से हमारे साथ रितंबरा मिश्रा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत के शर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या अगर नए तथ्य मिल जाते हैं तलाक संबंधी दोबारा दाखिल अर्जी अगर दाखिल की जाती है तो क्या वो स्वीकार्य होगी, मान्य होगी? देखिए, अभी हाल ही में मार्च के महीने में इसी साल एक बहुत ही फर्स्ट क्लास जजमेंट माननीय केरल उच्च न्यायालय ने पास किया है जी। अपने आप में ये बहुत ही अलग जजमेंट है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि तलाक के केस में, डाइवोर्स के केस में जो भी ग्राउंड दिए गए हैं सेक्शन 13 में जो हिंदू मैरिज एक्ट में है, यदि आपकी पिटीशन डिसमिस हो जाती है जी क्योंकि आप प्रूफ नहीं कर पाए मेरिट पे, तो फिर वो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप सेम ग्राउंड्स पे नए फैक्ट्स को आधार बना करके डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जो फैमिली कोर्ट है वो आपसे मना नहीं कर सकता। देखिए, जो एडजुडिकेशन पहले केस में हुआ है ग्राउंड तो वही रहेंगे जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस होते हैं या क्रूएल्टी होती है पति पत्नी के बीच में, ये कॉन्टिन्यूइंग नेचर की होती है। जैसे मान लो एक थप्पड़ मार दिया, ऐसा थोड़ा ना कि बाद में थप्पड़ नहीं मारा जाएगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि डेजर्सन है, क्रूएल्टी है और इस प्रकार के एडल्ट्री है,
इस प्रकार के ग्राउंड सेम ग्राउंड ले सकते हैं, लेकिन यदि नए तथ्य सामने आए हैं माननीय अदालत के सामने तो वो उनको कंसिडर करेगी। पहली डाइवोर्स की पिटीशन डिसमिस होने के बावजूद भी, ये साफ साफ समझ लेंगे मैं इस चैनल के जो सुनने वाले दर्शक हैं, एक डाइवोर्स की पिटीशन डिसमिस होने के बाद भी आप दूसरी पिटीशन सेम ग्राउंड्स पे लेकिन नए तथ्यों पे आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, आपकी सुनवाई होगी। जी चले, बिल्कुल। इसरार अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसरार अहमद साहब, आप कैसे परिभाषित करेंगे, क्योंकि हम ये आज चर्चा कर रहे हैं कि अगर नए तथ्य मिलते हैं तलाक संबंधी, दोबारा दाखिल की गई जो अर्जी है वो किस तरीके से मान्य होगी, और कैसे अगर नए साक्ष्य आपके पास होते हैं, आप उन साक्ष्यों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रक्रिया किस तरह की होगी? देखिए, प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रक्रिया वही होती है जो पहले अपनाई जाती है, लेकिन चूंकि फैक्ट्स और सिचुएशन बदल जाती है, नए ग्राउंड्स हो जाते हैं, नए फैक्ट्स आ जाते हैं, उन बुनियाद पे सेकंड पिटीशन फाइल की जा सकती है और वो कोर्ट उसको एंटरटेन करती है। तो रितंबरा मिश्रा जी, पहले जो अर्जी दाखिल की जाती है तलाक के संबंध में, क्या उसको पहले कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र देना पड़ता है कि हमारी पहले की जो अर्जी है तलाक की उसको खारिज कर दिया जाए, और जो नई अर्जी नए तथ्यों के साथ हम माननीय अदालत के सामने रख रहे हैं उस पर ही आगे का फैसला किया जाए? तो क्या पहले वाली अर्जी को खारिज कराना पड़ता है? चलो, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। के शर्मा जी, क्या कहेंगे? देखिए, खारिज कराना नहीं पड़ता। ये मेरिट पे माननीय न्यायालय तय करेगा कि आप अपने तथ्यों को प्रूव कर पाए हैं या नहीं। डिसमिसल तभी होगा जब आप अपने तथ्यों को जो अपने एलिगेशन लगाए हैं अपनी पिटीशन में, आप उनको प्रूव नहीं कर पाते मेरिट पे, अपनी गवाही में, अपने वर्जन में, अपने जो ओरल टेस्टिमनी है, जो आपने गवाह बनाए हैं, या जैसे जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स कुछ आपके पास, यदि मान लीजिए मारपीट का केस है जी, मारपीट का केस ऐसे कहने से प्रूव नहीं होता, उसमें मेडिकल रिकॉर्ड्स आपको शो करने होते हैं, कंसर्न डॉक्टर को एग्जामिन करना होता है, वो कोर्ट में प्रूव होते हैं। जैसे मान लीजिए एडल्ट्री का है जी, अब एडल्ट्री में देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव केस होते हैं, इसमें एडल्ट्री वगैरह का डायरेक्ट प्रूफ मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर ही मिलते हैं। अदरवाइज क्रूअल्टी में या एडल्ट्री में खासकर डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते, वो टेलीफोनिकली जो रिकॉर्ड कर लेते हैं एक दूसरे का कन्वर्सेशन, उससे प्रूव होता है कि क्या किस प्रकार का रिलेशन इन दोनों में है। लिहाजा कोर्ट मेरिट के आधार पर ही कोर्ट को डिसमिस या अलाउ करती है। इन केस आपके तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि आप प्रूव नहीं कर पाए तो डिसमिस। लेकिन मान लीजिए एडल्ट्री का आप ग्राउंड लगा रहे हैं और वह पहले केस में प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन डिसमिसल के बाद में एडल्ट्री का कोई और फैक्ट आप सामने आया है जिसका आपके पास प्रॉपर सबूत है, टेप रिकॉर्डिंग है या कन्वर्सेशन है या आपने देखा है या कैसे भी आपने वो हासिल किया है एविडेंस, उस नए तथ्य के आधार पर उसको ग्राउंड बनाते हुए आप एडल्ट्री के लिए, क्रूअल्टी के लिए, डेजर्शन के लिए, तो भ्रांति ये मिट जानी चाहिए कि आपका केस यदि डाइवोर्स का खारिज हो गया है तो आप दोबारा फाइल नहीं कर सकते। कंडीशन एक ही है कि नए तथ्यों का उद्गम होना चाहिए, बस। चले, बिल्कुल। यानी कि नए तथ्य अगर आपके पास हैं, उन तथ्यों के साथ आप जाते हैं तो फिर आपकी अर्जी वो मान्य हो सकती है। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिल्ली से हमारे साथ अरुण कुमार जी इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है अरुण कुमार जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। सर, मेरी वाइफ ने मुझ पर ये दहेज उत्पीड़न और ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया हुआ है जी, और इसी दौरान मुझे भी पता चला है कि मेरी वाइफ ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी आईडी बनाई है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं अवेटिंग डाइवोर्स जी, अपने आप को दिखाया है। तो क्या सर मैं उन पर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ? रितंबरा मिश्रा जी, क्या जवाब देंगी ना आप? जी, वो लास्ट में क्या प्रश्न किया है मैं समझ नहीं पाई। इनका ये कहना है कि इनकी पत्नी से इनका तलाक का केस चल रहा है और बाकायदा मेंटेनेंस भी उनकी तरफ से क्लेम किया गया है, लेकिन मैट्रिमोनियल साइट पर उन्होंने जो अर्जी दाखिल उसमें अपनी आवेदन किया है उसमें खुद को तलाकशुदा बताया है। अभी तलाक जबकि हुआ नहीं है, तो ये क्या किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं? जी देखिए, इनकी जो तलाक की पोजीशन है पहले तो वो देखी जाएगी कि अगर ये उनकी पत्नी है, शादी अगर पुनः विवाह भी किया है तो इनकी लायबिलिटी तो है ही है मेंटेनेंस की देने की, और ये अपनी बातों से ये स्पष्ट नहीं करा पाए मुझे कि
इनको ये क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर ये तलाक उनसे चाहते हैं तो ये अपने ग्राउंड लेकर, अगर इनके ऊपर क्रूरलिटी हो रही है, कोई तलाक तो ये चाहते हैं और इसीलिए कोर्ट में ये केस भी चल रहा है। इनका ये कहना है कि इन्होंने जैसे गलत जानकारी मैट्रिमोनियल साइट पर दी है कि वो तलाकशुदा है, जबकि अभी तलाक हुआ नहीं है। तो अगर ये कोई कानूनी प्रक्रिया उनके खिलाफ अपनाना चाहते हैं तो इनके पास है क्या विकल्प? जी देखिए, अगर वो तलाक शुदा है, तलाक हुआ नहीं है तो ये तो इलीगल है। और ये अच्छा एक ग्राउंड है, इस पे इनके ये कोई अप्लाई करेंगे सेक्शन 13A में या जिसमें भी जाएंगे तो इनको जो है इसमें राहत मिलेगी कोर्ट से। और इसमें मैं बता दूं कि जब तक कोर्ट या तो सेपरेशन या तो तलाक जब तक क्लियर नहीं करती, दूसरी शादी लीगल नहीं मानी जाएगी। तो इनको इस ग्राउंड को उठाना चाहिए और कोर्ट में जाएंगे तो इनको इस ग्राउंड पे तो रिलीफ मिलेगी कि अभी डाइवोर्स भी नहीं हुआ है और इन्होंने दूसरी अगर शादी कर ली है। नहीं, शादी की नहीं, ठीक है। मैं मैडम दोबारा आपके पास आऊंगा। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आवेदन किया है शादी के लिए, अभी शादी हुई नहीं। देखिए, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि वो झूठे को लिख रही हैं कि वो तलाकशुदा हैं। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, दो चीजें आपको बता देता हूँ। पहला तो ये, जो वो लिख रही हैं उसका स्नैपशॉट लेकर के या डॉक्यूमेंट लेकर के जो आपका डाइवोर्स केस पेंडिंग है उसमें एप्लीकेशन के साथ लगाएं। देखिए, ये चल रहा है, दिस इज समथिंग विच इज मटेरियल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, आप रोक कैसे सकते हैं उनको? देखिए, एक मैंडेटरी इंजंक्शन का एक केस होता है, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, वहां पे उनसे ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो ये समाचार या न्यूज या ये जो इस प्रकार का छाप रही हैं या लिख रही हैं उसको पब्लिश करने से कोर्ट इनको रोके। तो इंजंक्शन का मुकदमा में आप जा सकते हैं और उनको आप रोक सकते हैं। कोई कार्रवाई भी हो सकती है कानूनी उन पर? देखिए, यदि इंजंक्शन इनको मिल जाती है और वो फिर भी कंटिन्यू करती हैं, सो दैट वो क्या कहते हैं, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ेगा फिर। एक बार चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अरुण कुमार जी, जो आपका सवाल था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। एक और दर्शक राजस्थान से हमारे साथ रमजान जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। क्या परेशानी है रमजान जी? अरे साहब, 185 FIR दर्ज कराई थी जी। उसमें 366, 363, 120 भी लगी थी। उसमें गया, लड़का लड़की को लेकर भाग गया। उनने हाई कोर्ट में 482 धारा लगवा दी। अब उसमें क्या आधार से लगवा दी, क्या है क्या नहीं है? नहीं, आपकी समस्या आपके सामने क्या आ रही है, सीधा इस पर सवाल कीजिए। आपका सवाल समझ नहीं आया। समस्या ये साहब, उनने कोई दूसरी मार्कशीट, उस लड़की की 2 मार्कशीट है। उनने जिसने कोर्ट मैरिज की है जी, उनकी 2 मार्कशीट है। एक तो है उनकी पिछली डेट ऑफ बर्थ में कम और आपकी में ज्यादा कर हो गई, तो इसको किसी मार्कशीट को मान्य करेंगे? ठीक है। इसरार अहमद अंसारी साहब, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, इनका सवाल बिल्कुल क्लियर नहीं है। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये लड़की के फादर हैं या लड़के के फादर हैं, किस तरह के रिलीफ ये कोर्ट से चाह रहे हैं, इनको किस तरह की राय दी जाए, ये इनका सवाल क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो तो मेहरबानी करके ये अपना सवाल क्लियर करें, ये क्या चाहते हैं। ठीक, जो मैं समझा हूँ, ये कह रहे हैं कि मार्कशीट बता रहे हैं कि 2 मार्कशीट हैं, एक में कुछ दूसरे तथ्य हैं, एक में कुछ दूसरे तथ्य हैं। जी जी। और इनका केस जो चल रहा है 185 के तहत FIR है, 366, 103 के तहत भी है। देखिए, इनका जो प्रश्न है वो ये है कि उस लड़के की उम्र क्या मानी जाए। ये उम्र का डिस्प्यूट। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, जो मैट्रिकुलेशन का जो डॉक्यूमेंट होता है 10th पास का या 10वीं का कह लीजिए, उससे एज का डिटर्मिनेशन होता है। यदि किसी के पास एज डिटर्मिनेशन करने के लिए ये 10th की मार्कशीट नहीं है जिसमें एज का पक्का प्रूफ माना जाता है, फिर उसके लिए अलग प्रक्रिया है कि वो उसके लिए बोन टेस्ट वगैरह होते हैं, लिहाजा उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप उस पे रिलाई करें। अब मान लीजिए आपने कहा कि उनके पास 2 मार्कशीट हैं, दोनों में कुछ है, देखिए फिर आपको दोनों मार्कशीट पे जो एज लिखी हुई है उसको चैलेंज करना होगा। कंसर्न वहां से जो स्कूल ने जो जारी किया है वहां से उनको विटनेस बना करके पूछा जाएगा कि आपने किस आधार पर किया। और तब तक के लिए यदि एक ही मार्कशीट है उनकी तो वो जेन्युइन मानी जाती है और कोर्ट ये कहेगा कि भाई इस डॉक्यूमेंट के आधार पर, अगर उसका प्रमाण पत्र भी मिला हो। देखिए,
जब कोई प्रमाण पत्र किसी संस्थान के द्वारा इश्यू किया जाता है तो वो तब तक जेन्युइन है जब तक उसको इलीगल कोर्ट डिक्लेयर ना कर दे। आप इनके कहने से वो इलीगल नहीं हो जाता। आपको ये कहना पड़ेगा, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट गलत तरीके से उम्र कम या अधिक कैसे लिखाई है। तो जब तक वो डॉक्यूमेंट को आप चैलेंज नहीं करते तब तक वो चलिए, यानी कि उसे चैलेंज करना सबसे पहले जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि रमजान साहब जो अभी आपको तरीका बताया, रास्ता बताया, वो रास्ता आप अख्तियार कीजिए तो निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी है उससे आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सऊदी से एक दर्शक मोहम्मद इरफान साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, सवाल कीजिए इरफान साहब, क्या परेशानी? मोहम्मद इरफान, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, सवाल कीजिए। मेरा साथ क्या हुआ, मैं गांव में था। जी हाँ जी आ रहे हैं। मेरा साथ क्या हुआ, मैं गांव में था तो मेरा घर के सामने एक झगड़ा हुआ था, जमीन के उसमें एक झगड़ा हुआ था। तो मेरा नाम उसमें विटनेस के तौर पर आ गया। तो 3 साल के बाद जब कोर्ट में मतलब बुलाया गया मेरे को, तो मैं जाके जो कुछ भी देखा वो मैं बोल दिया। ठीक है, मेरे साथ और 2-3 आदमी था जी विटनेस के तौर पे। तो उस टाइम बोल दिया। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद में जो लोग मतलब जो लोग के ऊपर केस था वो लोग मेरे को सेंटर में पकड़ के मतलब 5-6 आदमी मेरे को मारा। तो मैं उस टाइम जाके एक मतलब कोर्ट से केस किया, FIR दर्ज किया जी। तो उसका बाद में मेरे को मारा। उस टाइम भी विटनेस था, मार्केट के बीच में मारा जी। तो विटनेस का कोर्ट में जब बुलाया गया, उन लोग जो कुछ भी देखा उन लोग को सब बोल दिया। उसके बाद में केस चलते गया। मैं 1.5-2 साल तक केस चलाया। उसके बाद में मेरे को सऊदी आने का मौका मिला तो मैं सऊदी अरब आ गया। तो उस केस को मैं मतलब कुछ भी अब परेशानी आपके सामने क्या आ रही है, दिक्कत क्या है? नहीं मतलब वो जो हाँ जो आदमी मेरे को मारा उसको मतलब सजा वजा कुछ भी नहीं हुआ, जुर्माना कुछ भी मतलब अरेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक, यानी कि कार्रवाई ना हो पाने की वजह से आप परेशान हैं कि उन पर एक्शन होना चाहिए। ये किस जिले का मामला है, किस प्रदेश का मामला है? ये मैं एक तो मैं कुछ भी किया नहीं, विटनेस के तौर पर मैं विटनेस दिया है तो मेरे को मारा। उसके बाद में पुलिस स्टेशन पे ये मारपीट की घटना कहाँ पर हुई इरफान साहब? ये घटनाक्रम कहाँ का है? सेंटर पे जी, असम में। ठीक है, असम। रितंबरा मिश्रा जी क्या जवाब देंगी? एक तो बहुत क्लियर जी, मैं इनका सवाल दोहरा देता हूँ। मैं इनका सवाल दोहरा देता हूँ। असम का इनका ये पूरा प्रकरण है जहाँ पर गांवदारी में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, जिसमें ये विटनेस के तौर पर थे और गवाही देने के चक्कर में इनके साथ कुछ लोगों की तरफ से मारपीट की गई। हालांकि फिर उसकी शिकायत उन्होंने कोर्ट में भी की थी, कोर्ट कंप्लेंट की थी, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन अब ये पिछले कुछ समय से सऊदी अरबिया में रह रहे हैं और इनका ये कहना है कि जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो वो सऊदिया में रहकर वहां से अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं क्या? मुझे लग रहा है कि जहां ये मारपीट की घटना हुई है वहां के संबंधित ये थाने में FIR नहीं कराया, उनको कराना चाहिए था। लेकिन अगर ये कानूनी रूप से ये कोर्ट में कंप्लेंट लेकर गए तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि इनकी कंप्लेंट खारिज भी हो गई होगी। और ये पता कर ले अगर कंप्लेंट किया, अगर इन्होंने किया होगा और एज ए विटनेस अगर वो प्रोसीडिंग में होगा, अभी चल रहा होगा, तो ये इनको वहां इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्राधिकार का मामला है। तो जहां घटना हुई है वहीं के जुडिक्शन क्षेत्र में वो राइट बनता है, उसी के न्यायालय में ही इनका मुकदमा चलेगा और इनको वहां आकर कंप्लेंट देखनी पड़ेगी। ठीक, इसरार अहमद अंसारी साहब, इनके बिहाफ पर भी अगर कोई कंप्लेंट करना चाहता है तो वो भी पैरवी कर सकता है क्या? देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर में इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है कि हेलो जी, क्रिमिनल लॉ में इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है कि कंप्लेनेंट के बिहाफ पे कोई कंप्लेंट करे। अगर वो ठीक ठाक हैं और फिट हैं तो उनकी जगह पे कोई दूसरा कंप्लेन नहीं कर सकता है।
कंप्लेनेंट को प्रेजेंट होना पड़ेगा कोर्ट के सामने, तभी वो कोर्ट उसको एंटरटेन करती है। इस तरह के बहुत सारे मामला आए हैं कि कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं होता है और फर्जी कंप्लेंट कोर्ट के सामने फाइल कर दी जाती है। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद इरफान साहब जो आपका सवाल का है उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंच गया होगा और आपको आना पड़ेगा और अपनी पैरवी खुद ही करनी पड़ेगी। और कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ छोड़ देता हूं। देखिए, इन्होंने काफी सीरियस मुद्दा उठाया। ये मुद्दा इंगित करता है विटनेस प्रोटेक्शन की तरफ। मैं आपको बता दूं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए जजमेंट्स में गाइडलाइंस दी हुई हैं। यदि इनके साथ इस प्रकार की घटना हो गई है तो बीइंग विटनेस आप कंसर्न वहाँ के जो डीसीपी रहे होंगे या थानाध्यक्ष रहे होंगे उनको आप बताएंगे और कोर्ट में भी जिस गवाही में आप गए थे कोर्ट को भी आप इंटीमेट कर सकते हैं कि ये जो अक्यूज्ड हैं इस प्रकार से मेरी गवाही के बाद मेरे को मारा पीटा गया है, लिहाजा इनकी बेल कैंसिल करी जाए। यदि वो बेल पे हैं तो दे आर नोटोरियस मैन, दे शुड नॉट बी रिलीज ऑन बेल। एक चीज, लेकिन इनका कहना कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, ये देखिए, ये ढंग से यदि परस्यू करेंगे जरूर होगा, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होती। दूसरा, क्योंकि इनके साथ मारपीट की घटना हुई है तो वहां पे इनको या तो कंप्लेंट कराई होगी और कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं होती है तो वो 156(3) का प्रोविजन है सीआरपीसी में, कंप्लेंट में जाएं, मेडिकल कराया होगा तो उसको लेके जाएं, एफआईआर हो जाएगी उस पर। जी चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं इरफान साहब आपके सवाल का वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। ज्योति जी अगली दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। ज्योति जी, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। हेलो जी ज्योति जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि क्या एक तलाक का मामला हो, क्या घर परिवार का मामला हो, क्या हर गलती उसमें लड़के की होती है, लड़की की गलती नहीं होती है? अगर कहीं पे घरेलू हिंसा चलती है या कुछ भी है तो क्या वो गलती सिर्फ लड़के की ही होती है? क्या एक शादी के बाद क्या यहाँ पर हम कानूनी सलाह आप तक पहुँचाने के लिए मौजूद हैं। आप ये जानना चाह रही हैं कि क्या सिर्फ गलती, लेकिन इसके लिए प्रूफ करना होता है। मैं इसरार अहमद अंसारी साहब क्या जवाब देंगे? इनका ये कहना है कि चाहे पारिवारिक विवाद का, कलह का मामला हो, उसमें क्या गलती हमेशा लड़कों की होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लड़की की तरफ से भी गलती हो सकती है और लड़के की तरफ से भी गलती हो सकती है। और अगर जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, वो अदालत में अर्जी दायर कर सकता है। चाहे तो अगर क्रूरल्टी हो रही है तो भी अर्जी डाइवोर्स की भी फाइल कर सकता है और कंप्लेन भी कर सकता है। और अगर लड़की की तरफ से ज्यादती हो तो लड़का कर सकता है और लड़के की तरफ से अगर कोई क्रूरल्टी या ज्यादती हो रही है तो वो लड़की भी कोर्ट में जाकर के अर्जी दाखिल कर सकती है और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी और उसमें प्रॉपर ऑर्डर पास करेगी। किस तरह के साक्ष्य, शर्मा जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और किस तरह के साक्ष्य रखने होंगे फिर? देखिए, पहला तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा गलती ना तो लड़की की होती है और ना ही लड़के की होती है। दूसरी चीज ये है, आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं कि कानून के आगे वो देवी होती है, पट्टी बनी होती है। देखिए, तात्पर्य ये है, जो जज साहब बैठे हैं ना कोर्ट में, उनको वो ना तो आपको जानते हैं ना दूसरे पक्ष को जानते हैं। इसीलिए यदि आपके खिलाफ भी शिकायत हुई है तो आपको अपनी बात पूरी रखने का मौका मिलता है कोर्ट में। आप अपने गवाहों के आधार पर, आप अपने तथ्यों के आधार पर दूसरे के वर्जन को समाप्त कर सकते हैं, डिस्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कम से कम भारत में तो नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए, भारतीय जुडिशरी में आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी सुनवाई का मौका मिलता है। और एक बात और जोड़ दूं मैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि निचली अदालत से आप यदि हार गए तो सब खत्म। आपके पास एक से एक अपील तो है ही। अपील के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे रिलीफ्स हैं, वहां आप अपनी बात रख सकते हैं। चले, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको खुद पैरवी करनी होगी और आपके पास इस तरह की रेमेडी है कि अगर किसी के साथ भी प्रताड़ना होती है तो जरूरी नहीं कि वो महिला हो, वो पुरुष भी हो सकता है, लेकिन उसके साक्ष्य आपको अदालत के सामने रखने होंगे और उसके आधार पर कोर्ट आपके साथ इंसाफ जरूर करेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और साथ ही जो कॉलर हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। दरअसल जानकारी के अभाव के चलते अक्सर ऐसा होता है कि एक बड़ा हिस्सा देश का इंसाफ की दहलीज से दूर रह जाता है और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से, लोगों को जागरूक करने के मकसद से रोजाना हम मौजूद रहते हैं हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।